हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेज। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हमने स्टार्ट कर दिया है हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें 10 से 15 दिन तो लग ही जाएँगे, लेकिन फिर भी कितना कम पढ़ेंगे हम, तो 15 दिन तो हमें लगना ही लगना है। तो कल हमने हेल्थ साइंस में क्या समझा था? कल हमने जल के बारे में समझा था कि जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो हमने ये समझा था कि जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में जल को एक तत्व माना जाता था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि जल कोई तत्व नहीं है, बल्कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। जल में 2 अंश हाइड्रोजन के होते हैं और 1 अंश पाया जाता है ऑक्सीजन का। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु। तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इनके मिश्रण से क्या बनता है? इनके मिश्रण से बनता है जल। साथ ही साथ हमने ये समझा था कि जो जल है वो 3 रूपों में पाया जाता है। एक तो हो जाता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा जो होता है वो होता है आपका गैस। तो 3 रूपों में जल पाया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि हमारे शरीर में जल का वितरण कितना है। तो इसके बारे में हमने समझा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हम किस तरह से अपने शरीर में जल को पहुँचाते हैं, या शरीर में जल प्राप्ति के साधन कौन-कौन से हैं। हमने इस पर भी बात की थी। जल के संगठन को देखा था, जो कि हमने पहले ही बात कर लिया। साथ ही साथ हमने जल के कार्यों पर भी बात किया था कि जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जल का कार्य क्या होता है, जल की कमी से क्या होता है और जल की अधिकता से क्या होता है। तो इतनी चर्चा हमने कल कर ली थी। उम्मीद है कि आपने कल की क्लास को रिकॉल कर लिया है। अब हमें इतना डिटेल में क्यों समझना पड़ा कल की क्लास को? क्योंकि अभी कल की क्लास का ही आज हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये तो हमने बात कर ली कि जल का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, किस तरह से हम अपने शरीर में जल को पहुँचाते हैं, जल के कार्य क्या होते हैं, जल का विसर्जन यानी कि हमारे शरीर से उत्सर्जन कितना और किस-किस जगह से और कितनी मात्रा में होता है। हमने इस पर भी चर्चा कर लिया था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे जल प्राप्ति के साधन। तो जल प्राप्ति का स्रोत क्या है, या फिर जल प्राप्ति के साधन क्या हैं? तो हम थोड़ा-सा इसके बारे में समझ लेते हैं। विभिन्न देशों में जल के विभिन्न स्रोत हैं, किंतु कुछ ऐसे स्रोत हैं जो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। जिसमें एक आपकी ही बुक में एक चार्ट दिया गया था, जिसे हम इसे यहाँ से देखते हैं, थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक? तो सबसे पहले जल की जो प्राप्ति है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, या मुख्य साधन कह सकते हैं, समुद्र है। ये आपसे पूछा भी गया है कि जल प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला तो समुद्र है। समुद्र से ही क्या होती है? वर्षा। अब ये जो वर्षा होती है, वर्षा से हमें 2 प्रकार के जल मिलते हैं। जैसे एक तो पृथ्वी पर बहता हुआ जल, और दूसरा होता है पृथ्वी द्वारा अवशोषित जल। यानी कि जब वर्षा होती है तो एक जल तो बह जाता है, और देखा होगा आपने कि कुछ जल जो होते हैं वो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब इसके जो वर्षा के जल के साधन हैं, ये तो हमने 2 देखा। एक देखा जल जो बह रहा है, और दूसरा हमने देखा कि जो जल पृथ्वी के अंदर अवशोषित कर लिया गया है। तो जो जल धरती पर बह रहा है, उसमें सबसे पहले झील आ जाता है। झील हो गया, तालाब हो गया, नदियाँ हो गईं। ये आपको बहते हुए जल के रूप में मिलेंगे। और हम अगर बात करें अवशोषित जल की, कि जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित जल किया जा जो जल अवशोषित किया जाता है, वो हमें किन-किन माध्यमों से मिलता है।
तो सबसे पहले ये जो अवशोषित जल है ये कुएँ से मिलता है। ये आपको झरने से भी मिल जाता है। मतलब कुएँ से, झरने से इसके स्रोत होते हैं जो स्रोत होते हैं वहाँ से ये हमको मिलते हैं। ठीक? तो ये हम 3 प्रकार से जो अवशोषित जल है पृथ्वी द्वारा उससे प्राप्त करते हैं। अब समुद्र क्या है? तो समुद्र जो होता है ये जल का सबसे बड़ा साधन होता है। आपने पहले ही देखा समुद्र जो है वो जल का सबसे बड़ा साधन होता है और ये यातायात का भी सबसे बड़ा माध्यम होता है। जो समुद्र से प्राप्त जल का प्रयोग हम अनेक प्रकार के उद्योगों में करते हैं। समुद्र के जल से ही हम नमक बनाने का कार्य करते हैं। समुद्र के नीचे तली में खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं और गर्मी पड़ने पर ये समुद्र का जल जो होता है ये भाप बनकर आसमान में उड़ता है, वायुमंडल में पहुंचकर ये संघनित होता है और पहाड़ों से टकराकर ये वर्षा के रूप में पुनः वापस कहाँ आ जाता है? धरती पर आता है। अब कुछ जल नदियों में पहुंच जाते हैं, कुछ जल को पृथ्वी सोख लेती है। तो धीरे धीरे ये पृथ्वी के अंदर अनेक रास्तों से बहकर ये फिर वही समुद्र में ही जाकर मिलते हैं। ये जो हम पृथ्वी पर जो पानी सोख रही है पृथ्वी, ये क्या क्या करती है? तो नीचे नीचे ये सोखते चले जाते हैं और स्रोतों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जाकर वापस उसी समुद्र में मिल जाते हैं। और नदियों का कुछ जो जल होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। कुछ वर्षा और कभी तरल के रूप में ये होता है। तो जो पानी होता है ना, जल होता है, इसका कोई भी भाग व्यर्थ नहीं होता है। जैसे जो पानी ज़मीन ने इसको अवशोषित किया, ये वापस से समुद्र में मिल गया और जो नदियों वगैरह के रूप में बह रहा है, ये भी धीरे-धीरे वाष्प बनकर ऊपर चले जाते हैं। ठीक? तो ये आपने जो वर्षा का चक्रीकरण पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा आपने। तो देखा होगा कि कैसे चक्र चलता है, समुद्र से भाप बनता है, बादलों से टकराता है, बारिश होती है, फिर वापस जो है समुद्र में गिरता है, फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब हम बात कर लें अगर वर्षा की, ये तो हमने बात की समुद्र की। अब हम बात कर लें अगर वर्षा की, तो वर्षा से क्या होता है? समुद्र की लंबी चौड़ी सतह से सूर्य की गर्मी के द्वारा बहुत सा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिल जाता है, बादल बन जाता है और जब ये पर्वतों से टकराते हैं तो कम तापमान होने की वजह से ये टकराकर बारिश करते हैं, ओले पड़ते हैं, बर्फ के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें वापस जो है पृथ्वी पर ही आ जाते हैं। फिर वही नदियों में कुछ मिल जाते हैं, कुछ समुद्रों में डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, कुछ धीरे-धीरे किन्हीं माध्यमों की वजह से पहुँच जाते हैं। फिर ये जो नदी का जल है, नदी का जल क्या होता है? नदी भारत में जल प्राप्ति का एक अच्छा साधन है। अब क्या हमारे भारत में समुद्र है? हम समुद्र से जल प्राप्त करेंगे? नहीं। तो जो भारत में जल प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है, वो है ये नदियाँ हैं हमारी। पहाड़ों की बर्फ जब अधिक तापमान के कारण पिघलती हैं, तो जल के रूप में अपना रास्ता बनाते हुए मैदानों में नदी के रूप में ये प्रवाहित होने लगती हैं। नदियाँ जहाँ बहती हैं, वहीं की स्थानीय जो अशुद्धियाँ हैं, वो भी आकर मिल जाती हैं। तो नदी के किनारे में जो औद्योगिक नगर हैं, कारखाने हैं, इन लोग मतलब इनसे जो गंदगी निकलती है, वो भी नदियों में प्रवाहित की जाती है। तो नदियों का पानी अशुद्ध हो जाता है। और इनकी विशेषता क्या होती है कि जो नदी का जल होता है वो तीव्र प्रवाह से सूर्य की किरणों से जो इसके कारण जो अशुद्धियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं जो थोड़ी बहुत होती हैं। नदी में जो जीव जंतु होते हैं जैसे कुछ जानवर वगैरह होते हैं, ये लोग नहाते धोते हैं तो उससे भी हमारा पानी बेकार होता है, कहने का मतलब अशुद्ध हो जाता है। तो ये तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ हमारे जो है नदियों में पाई जाती हैं। अगर हम बात कर लें झील की, हमने बात की नदी की, हम बात कर लेते हैं झील की। तो झीलें भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक।
अब कृत्रिम भाई वही जो मानव ने निर्मित किया है, जो बाँधें बनाई जाती हैं, जहाँ 3 ओर पहाड़ियाँ हों और भूमि का निचला भाग हो, वहाँ चौथी ओर बाँध बना दिया जाता है। इसमें वर्षा का पानी एकत्र करते हैं, जो कि कृषकों के लिए सिंचाई वगैरह के काम में आता है। तो ये होता है ये आपका हो जाता है कृत्रिम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो पंजाब में भाखड़ा डैम बना है, वो आपका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम बात करें प्राकृत की, जो प्राकृतिक झील होता है, तो वो जहाँ निचली भूमि होती है, वहाँ वर्षा काल में पानी अधिक भर जाता है और इन उसमें जल पहाड़ियों से आता है, वर्षा का जल होता है। वहाँ पे साफ-सफाई होती है, वहाँ का जल प्रयोग के लायक होता है। अगर हम बात करें तालाब, तो तालाब ये हम सब ने देखा होगा, तालाब हर गाँव में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो इसमें भी झील की तरह ही वर्षा का जल एकत्र होता है, क्योंकि बहुत से गाँव में जल प्राप्ति का यही एक साधन होता है। पहले लोग तालाबों से ही पानी लाते थे। विशेषकर ऐसे जगहों पर जहाँ की जो भूमि है वो पथरीली हो, वहाँ पर कुएँ खोदना कठिन हो, तो ऐसी जगहों पर जो है पानी तालाब से ही लाया जाता है। अब इन तालाबों का पानी पीने और खाने योग्य नहीं होता है, उनमें तमाम अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे गाँव के लोग नहाते हैं, वस्त्र वगैरह धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं और जो गाँव की गंदगी होती है तालाब में फेंक देते हैं। जो तालाब के पास के जो पेड़-पौधे हैं उनकी पत्तियाँ वगैरह सड़कर उसी में आ जाती हैं, तो ये सारे के सारे स्रोत होते हैं जल प्राप्ति के। वैसे आप सुनते-सुनते तो ऊब गए होंगे, बस एक कहानी सा है, हमें इसे ध्यान रखना है। बाकी कुआँ तो आप सभी ने देखा होगा, झरने वगैरह तो सभी ने देखा होगा, ठीक? अब ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से हम जल को प्राप्त करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है। ये तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा-सा हम इसे ज़ूम करेंगे। तो अब इसके आगे हमें क्या समझना है? इसके आगे हमें समझना है कि जो ये जो जल होता है, ये शुद्ध जल कैसा होता है? हमने अभी बार-बार पढ़ा ना कि जल में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो शुद्ध जल कैसे होता है? सबसे पहले हम उसको समझते हैं, ठीक? शुद्ध जल जो हमें मिलता है, उसकी क्या विशेषता है? आप समझेंगे कैसे कि जो जल है वो शुद्ध है या नहीं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुद्ध जल की विशेषता पर। जो शुद्ध जल होता है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। यानी कि अगर कोई जल आपका खारा लग रहा है, मीठा लग रहा है, उसमें किसी भी तरह की आपको कोई गंध आ रही है, तो वो जल शुद्ध नहीं है। शुद्ध जल की यही विशेषता है कि उसमें ना कोई रंग होगा, ना कोई गंध होगा और ना ही कोई स्वाद होगा। तो शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। जल मानव मलमूत्र पशुओं द्वारा दूषित ना किया गया हो। जैसे आपको पता है कि जब पशुओं को ले जाकर नहला देते हैं और जो मानव मलमूत्र है अगर जल में जाकर मिलता है तो जल में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जल क्षारीय हो तथा प्राकृतिक हो, उसमें अम्ल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हमने बात किया है कि उसमें अम्ल नहीं होना चाहिए, तो आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि ये जल का वाटर का पीएच मान कितना होता है, ठीक? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे जहाँ से खोज के कीजिएगा, ठीक? तो जो जल होता है वो सबसे पहले क्षारीय होना चाहिए। पूछा गया है आपसे जल क्षारीय है या अम्लीय है? तो जल क्या है? जल क्षारीय है, अगर अम्लीय हो गया तो वो आपका शुद्ध जल नहीं होगा। अगला है अगला पॉइंट है कि उसमें रासायनिक पदार्थ निर्धारित सीमा से अधिक ना हो। रासायनिक पदार्थ का अधिक सीमा में होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर जो जल है, जल में रासायनिक पदार्थ अधिक पाए जा रहे हैं, तो ये व्यक्ति के लिए हानिप्रद है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। शुद्ध जल स्वच्छ तथा पारदर्शी होता है। शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल स्वच्छ तथा पारदर्शी होता है, ये चमकीला होता है। कैसा होता है? तो ये चमकीला होता है।
अब ये तो हमने समझ लिया कि शुद्ध जल क्या है, शुद्ध जल कहाँ से पाया जाता है, ठीक? अब ये देखना है कि शुद्ध जल की समस्या क्या है। तो बड़े-बड़े नगरों में तो शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है, जहाँ जल कल विभाग पहले जल को शुद्ध करता है, फिर बड़ी-बड़ी टंकियों में पाइपों के द्वारा एकत्र किया जाता है इसको, फिर टंकियों में भरकर पाइपों के द्वारा इनका वितरण होता है। लेकिन समस्या छोटे-छोटे जो देहाती क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए हो जाती है, जहाँ जल प्राप्त तो कर लिया जाता है, लेकिन समस्या उनके शुद्धिकरण की आती है। जो जल प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, वो अशुद्ध होता है। उस जल को मनुष्य भी दूषित करते हैं और जानवर भी दूषित करते हैं। ऐसा देखा भी गया है कि कभी-कभी पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है, वो भी अशुद्ध होता है। उसमें धरातल की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो समस्या यहाँ पर बड़े नगरों के लिए नहीं है, छोटे देहाती गाँव जो एरिया है, उनके लिए है। अब जैसे हम तो भाई देहात में रहते हैं, तो हमारे यहाँ कहीं से पानी आने की व्यवस्था नहीं है। अब हमें मजबूरी है हमारे पास कि हमें क्या करना है, हमें जो हमारे नल से पानी निकाला जा रहा है वही पीना है। अब उसे हम घर पर शुद्ध कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं जल की अशुद्धियाँ यानी कि अशुद्ध जल क्या होता है, ज़रा हम उस पर बात कर लेते हैं। तो अशुद्ध जल क्या है? अशुद्ध जल के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले क्या देखा? शुद्ध जल। तो जल एक उत्तम विलायक है और ये प्रत्येक पदार्थ इसमें बड़ी ही आसानी से घुल जाते हैं। इसी गुण के कारण जल अनेक लवणों को घोल लेता है और अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जिस जल में शुद्ध जल वाले गुण नहीं उपस्थित होते हैं, उसी को ही हम अशुद्ध जल कह देते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर ही देखा और समझा था। तो इसमें क्या है आपका, वही जल एक उत्तम विलायक है और सभी चीज़ों को ये अपने अंदर, जैसे आपके पास जल है, जल में आपने नमक घोल दिया, क्या वो आपका वो शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है? नहीं, हमने उसमें घोल दिया क्या, नमक। अब नमक घोलने से उसमें क्या हुआ, अलग चीज़ तो मिल गया, लेकिन आप देखकर नहीं पहचान सकते हैं कि इसमें कोई घोल है। आप कोई ऐसा पाउडर डाल के उसमें मिला सकते हैं, मतलब पानी की एक ये गुण कह सकते हैं, इतना अच्छा गुण है कि ये हर चीज़ को अपने में क्या कर लेता है, घोल लेता है। इसे हम अशुद्ध जल कहते हैं। अब अशुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने आपसे एक दिन पूछा भी था कि अशुद्ध जल से होने वाले रोग और वायु से होने वाले रोग के बारे में एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने जो डिज़ीज़ की क्लास हुई थी, आपने उसको नहीं लिया है, तो मैं टेलीग्राम पर लिंक आपको शेयर कर दूँगी। आप वहाँ जाकर क्लास ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन-कौन से आपके वायु से, जल से, किस तरह से कौन-कौन सा रोग होता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और साथ ही साथ कौन-सा टीका लगता है, क्या होता है। इसके जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, क्या कौन-कौन से होते हैं, सब के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। इसीलिए हम अपनी इस क्लास में जो भी जल जनित रोग हैं और वायु जनित रोग हैं, हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक? हम यहाँ बात कर रहे थे कि अशुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जैसे पेट संबंधी रोग, हैज़ा, भूख ना लगना, पेचिस, टाइफाइड, पेट दर्द, जी मिचलाना, ये अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब जल की अशुद्धियाँ और वीक्षण यंत्र से दिखाई देते हैं। क्या जो जल में अशुद्धियाँ हैं हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं? जी नहीं। तो रोग के कीटाणु जल के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, तमाम प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब जब हमने बात कर ली है कि कौन-कौन सी जल की अशुद्ध जल क्या है, तो ज़रा हम देख लेते हैं कि जल में अशुद्धियाँ कौन-कौन सी होती हैं।
तो सबसे पहले इसमें 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ज़रा हम इसमें देख लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो। अगर आपको जैसे जो मैं फिगर लगाती हूँ, जो आपके बुक से ही लेकर इसमें चिपका देती हूँ, वो आपको नहीं दिखता है, आप फ़ोन दिखे या ना दिखे, कभी भी ऐसे फ़ोन मत लीजिए। ऐसे में क्या होगा, बस इतनी दूर में तो दिखेगा, बाकी नीचे आप क्या देखेंगे, वो तो भगवान ही जाने क्या देखेंगे या आप भी जाने। तो फ़ोन को आप हमेशा इस तरह से रखा कीजिए। ऐसे फ़ोन रखने से आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, ठीक? तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे जल की जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। पहले तो मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ, ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो। आई होप कि आपको चीज़ें आसानी से दिख रही होंगी, ठीक? तो जल में अशुद्धियाँ 2 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली एक है घुलने वाली और दूसरी एक है तैरने वाली। जो घुलने वाली अशुद्धियाँ हैं, उसमें वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है गैस और एक होता है ठोस पदार्थ। गैस, गैस तो गैस है, गैस मिल गया आपको पता चला, कभी और ठोस मिल जाता है। तो गैस में कौन-कौन सी गैस मिलती है, जो हमारे जल को अशुद्ध करती है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फेट, वनस्पति तथा पशुओं के जो घुलित पदार्थ हैं, ये आपके आते हैं घुलने वाली में। साथ ही साथ अगर हम बात करें ठोस पदार्थ की, तो ठोस में कार्बनिक कैल्शियम, अकार्बनिक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सीसा, संख्या, ये सारी चीज़ें घुलने वाली में आती हैं। अब अगली बात हम कर लें तैरने वाली की, तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। अब इसमें आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो हमने पोषक तत्व पढ़ा था। पोषक तत्व आपके क्या-क्या थे? एक था आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, ये 5 थे आपके पोषक तत्व। तो आपको बताना है कि इसमें से कार्बनिक कौन-सा है और अकार्बनिक कौन-सा है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप अगर इसको ही अलग से नोट डाउन करेंगे, तो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट रहेंगी कि इसका आंसर यही है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक? क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं और इसे खोज के इसका आंसर बता रहे हैं। आप देखेंगे जिस चीज़ का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, उसका आंसर आप भूल जाएँगे। लेकिन जिन चीज़ों को आप खुद खोज कर कमेंट बॉक्स में छापते हैं ना, वो आपके कमेंट बॉक्स में नहीं, आपके माइंड में छप जाता है पूरा। तो कभी भी अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो आपका गलत होने वाला नहीं है। वैसे भी आपके एस्टेट के एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। वो भी 10 जून के बाद, यानी कि आपके पास कितना भी आराम से पढ़िए, अगर मौज-मस्ती के साथ प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाकर चलेंगे, तब भी आपके पास 25 दिन का टाइम तो है ही है। बाकी होम साइंस है, लास्ट तक हो सकता है कि 15 के बाद ही हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है, रिवीज़न करिए, प्रैक्टिस लगाइए, बस। अब हम बात कर रहे थे कार्बनिक और अकार्बनिक का, तो आपको बताना है कि पोषक तत्व में कौन-सा कार्बनिक है और कौन-सा अकार्बनिक है। हम बात कर रहे थे किसकी? तो हम बात कर रहे थे कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में आता है पशुओं व वनस्पति के कण व रोगों के अणु। दूसरा है आपका अकार्बनिक में लोहा, मिट्टी, कीचड़ आदि। ये तो मैंने बस आपको एक चार्ट लगा दिया समझने के लिए, बाकी हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से, ठीक? तो अब हम बात कर लेते हैं घुलने वाली अशुद्धियों के बारे में, कि जल में घुलने वाली अशुद्धियाँ कौन-कौन सी हैं। ये जल में घुल जाती हैं, भाई घुलन वाली हैं तो घुलेंगी ही। इनको जल से पृथक नहीं किया जा सकता है। यह ठोस पदार्थ जैसे तथा गैस के रूप में होती हैं, यानी कि इसमें ठोस पदार्थ जैसे आपके गैस हो गया, ये पाए जाते हैं तथा गैस पाए जाते हैं, ठीक?
अब ठोस पदार्थ में वनस्पति तथा पशु का मलमूत्र, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सीसा, संखिया, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, हाइड्रोजन आदि आते हैं। ध्यान रखिएगा कि घुलनशील अशुद्धियों में कौन-कौन आ रहे हैं। ठीक? अब हमने यही तो चर्चा पहले भी की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो तैरने वाली अशुद्धियाँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं। तो ये वे अशुद्धियाँ हैं जो जल में पृथक रूप से दिखाई देती हैं। जैसे अगर जल में कोई पत्ता गिर गया, आपको दिखाई देगा, कागज़ गिर गया, दिखाई देगा। तो ये ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो कि आपको जल में दिखाई देती हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, उनसे जल अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है और कभी-कभी जहरीला भी हो सकता है। अब ये अशुद्धियाँ कौन-कौन सी हैं ज़रा हम उन पर बात कर लेते हैं। तो पेड़ तथा पौधों के सूखे पत्ते, वायु से उड़ने वाला कूड़ा, रुई, कागज़ आदि ये सारे टुकड़े जाकर पानी में गिर जाते हैं और पानी को अशुद्ध कर देते हैं। ऐसे कीटाणु जो रोग बढ़ाते हैं, ये जल के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में से यह अपना भोजन लेते हैं और इसी में पनपते रहते हैं। अब जब पनपते रहेंगे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा, तमाम प्रकार के रोग होंगे। अब इससे रोग कौन-कौन से होते हैं? तो जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस ये तमाम प्रकार के रोग क्या होते हैं? अशुद्ध जल के कारण फैलते हैं। अशुद्ध जल से ये सारे फैलने वाले रोग होते हैं। अगला है मिट्टी, रेत के कण, लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े आदि जल में मिलकर जल को अशुद्ध कर देते हैं। ये सारी की सारी जल की अशुद्धियों की ही बात की जा रही है। मरे हुए पशुओं की खाल, मलमूत्र आदि जल में मिलकर जल को अशुद्ध बना देते हैं। ये सारी क्या हैं? जल की अशुद्धियाँ हैं। अगर हम ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे जल को अशुद्ध करते हैं। उसमें आ जाता है रंग। जल में लोहे की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पानी को अरुचिकर बनाते हैं। और ये स्नान हो गया, चीनी मिट्टी हो गई, इन सब में क्या होता है, इन सब सामान में धब्बे डाल देते हैं। जल में मैग्नीशियम की उपस्थिति भी जो है नुकसानदेह है, जल को अशुद्ध बनाती है। तो ये भी कपड़ों और चीनी के बर्तनों पर धब्बे डाल देते हैं। रंग हमारे लिए कितना हानिकारक है, ये तो हम सभी जानते हैं। अगला आ जाता है आपका स्वाद और गंध की बात करें, तो जल में स्वाद और गंध प्राकृतिक कारणों से जैसे उद्योगों इन सब के कारण या फिर जो मल-मूत्र है या जल में लगी काई हो गई, इन सब के कारण होता है। तो ये तो अशुद्ध हो जाते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर जल ऐसे मैंने खुद भी पिया है, कई जगह का जल ऐसे कुछ मीठा-मीठा सा लगता है, कहीं-कहीं का खारा सा लगता है, कहीं-कहीं के पानी में कुछ अजीब-सी गंध आती है। मेरे घर पे ही जो बगल में मतलब हम लोग की फैमिली है थोड़ा 2-3 लोगों का घर है एक साथ में, तो आप देखेंगे कि तीनों चारों जो घर में 5 से 6 नल हो गए हैं अंदर-बाहर लेकर। तो पानी में डिफ़रेंस आ जाता है, अंदर का पानी और दूसरी दूसरी तरह का लगता है, बाहर वाले नल का पानी दूसरी तरह लगता है। मतलब जो नल लगे हैं, नलों के बीच का डिफ़रेंस आपको पता है लगभग 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। 100 मीटर के इर्द-गिर्द 100 मीटर तो शायद मैंने ज़्यादा ही बता दिया, 50 मीटर की भी दूरी नहीं है। लेकिन पानी आप जब देखेंगे उसमें डिफ़रेंस पाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जल की अशुद्धियों की। सॉरी, जल को शुद्ध करने वाले कारकों के, यानी कि किन विधियों से हम जल को शुद्ध कर लेते हैं। जल का शुद्ध करना भी तो हमारे लिए आवश्यक है, या हम ऐसे ही अशुद्ध जल को पीते जाएंगे? जी नहीं, हम जल को शुद्ध करेंगे। अब जल को शुद्ध करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं और आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर अपना उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो
आज आपकी क्लास हो रही है और जो कल क्लास हुई है, यहाँ से आपसे कई बार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे जल के कार्य पूछे गए हैं, शरीर में जल प्राप्ति के साधन पूछे गए हैं, जल प्राप्ति के साधन वैसे भी पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो शरीर में जल की मात्रा है, विभिन्न तत्वों का विभिन्न हमारे शारीरिक अंगों में, ये भी पूछा गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका ये जल वाला। तो आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, सुनते जाइए, समझते जाइए। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को आप आराम से समझते चलिए, ठीक? हम बात कर लेते हैं जल को शुद्ध करने के उपाय के बारे में। अब जल को शुद्ध करने के कौन-कौन से उपाय हैं, ज़रा एक बार हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो जल शुद्धिकरण की 3 मुख्य विधियाँ हैं। कौन-कौन सी? एक है भौतिक विधि, एक है रासायनिक विधि और एक है आपकी यांत्रिक विधि। अब सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक विधि की, कि भौतिक विधियाँ कौन-कौन सी हैं, जिनके माध्यम से आप जल को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो जल आप पढ़ रहे हैं ना, इसके एक-एक पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक? तो जल से भौतिक विधि से हम जल को कैसे शुद्ध करेंगे? इसमें सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है जल को उबालना। जल को उबालना, जल को उबालना उसे अशुद्ध जल को शुद्ध करने की सबसे सस्ती विधि है। जल उबालने से उनके जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, हानिकारक गैस निकल जाते हैं, खनिज लवण जो हैं वो बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। इससे जल की कठोरता दूर हो जाती है। ठीक? परंतु ऑक्सीजन निकल जाने से जल स्वाद रहित हो जाता है। इस जल को स्वादयुक्त बनाने के लिए इसे कुछ देर खुली हवा में रख देना चाहिए या फिर 2 बर्तनों में जल को खूब उलट-पलट करके कर देने से जो जल जो है वो वायु के संपर्क में आ जाता है, उसके अंदर स्वाद आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप बीमार होते हैं, ये प्रैक्टिकल आप देखे होंगे, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि बेटा पानी को उबाल कर ही पीना। तो जब आप उबाल देते हैं तो आपका मन नहीं करता है पीने का। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो जब आपको जल पीने का मन नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, उसे वैसे ही उठाकर रख देंगे उबालने के बाद और उसको आप 2 घंटे बाद पिएँगे जब वो पानी ठंडा हो जाता है। तब वो पानी जाकर ठीक लगता है। अगर कहिए आप गरम-गरम पानी पी लीजिए तुरंत तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसकी वजह से कुछ संक्रामक रोग जैसे आपने देखा हैजा हो गया, पेचिश हो गया, इन सब से बचने के लिए ये कार्य गाँव में किया जाता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये अस सबसे सस्ती और घरेलू विधि है। घरेलू स्तर पर आप इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक? तो ये आपसे पूछा गया है कि जल शुद्ध करने की घरेलू विधि कौन-सी है? या घर पर जल को शुद्ध करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन-सी है? तो कौन-सी है? उबालना। अगली बात हम करेंगे भाप द्वारा। सॉरी यहाँ पर बाप द्वारा आ गया है, लेकिन आप इसे सही कीजिएगा भाप द्वारा। ये बाप द्वारा क्या होता है? तो भाप द्वारा जल शुद्ध करना, एक नाम इसी का और है आशवन विधि। नाम को ध्यान रखिएगा, ये आपसे भाप द्वारा नहीं पूछा जाएगा, आशवन विधि पूछा जाएगा। ठीक? तो आशवन विधि में क्या होता है? इस विधि में जल को उबालकर उसकी निकलती वाष्प को एक अलग बर्तन में इकट्ठा किया जाता है तथा उसे ठंडा करके पुनः जल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब जब आप इसका भाप निकालते हैं, उबाल कर इसका भाप निकालते हैं, तो इसके भाप को अलग बर्तन में इकट्ठा करते हैं और इसे बाद में जल के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। और जो इसे जल का आसवन कहते हैं और जो इससे एक जो जल मिलता है उसे हम आसुत जल कहते हैं। यहाँ पर हमने नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन आप लोग इसे ऐड कर लीजिएगा कि जो आसवन विधि से जो जल प्राप्त होता है उसे हम आसुत जल कहते हैं। आसुत जल क्या है ये आपसे पूछा गया है, ठीक? तो ये जल के लिए एक प्रकार का यंत्र होता है जिसे हम आसवन यंत्र के नाम से जानते हैं।
तो इस विधि में शुद्ध किया हुआ जल मुख्य रूप से औषधियों या इंजेक्शन आदि को काम में लाया जाता है। घरेलू कार्यों में काम में लाने के लिए इसे बहुत समय लगाने पर पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। इसी कारण जो ये विधि है, ये इसका एक मुख्य कारण है कि हम इसको क्या नहीं करते हैं, हम इसको घरेलू स्तर पर नहीं करते हैं। अब भाई बूँद-बूँद से बन रहा है वाष्प, तो हम कब तक इसको बनाएँगे घर पे पीने के लिए? तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अपने घरेलू विधि में उपयोग नहीं करते हैं। अगला है, आखिरी वाला है, हम ये भौतिक विधि में देख रहे हैं। तो भौतिक विधि लास्ट वाला क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। तो इस विधि में बड़े-बड़े यंत्रों के द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाया जाता है। इस संपर्क से जल शुद्ध हो जाता है। एक्वागार्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? एक्वागार्ड में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक? ये हमने देख लिया कि जो जल शुद्ध करने का भौतिक साधन है वो कौन सा है। हमने इसमें 3 की बात की। पहला हमने बात किया, क्या था? उबाल कर। दूसरा हमने आसवन विधि देखा और तीसरा हमने अल्ट्रावायलेट किरणों के बारे में चर्चा की। अब हम अगली जो विधि है हमारी रासायनिक विधि, जरा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि किन किन रसायनों का प्रयोग करके हम इसको शुद्ध करते हैं। ठीक, तो रासायनिक में सबसे पहले आता है अवक्षेपक द्वारा। अवक्षेपक द्वारा आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं और निर्मली का। फिटकरी का कैसे? मतलब पानी में इसको मिला देने से जल में जो मिली हुई अशुद्धियां होती हैं वो तली में बैठ जाती हैं और जो ऊपर का जल होता है वो शुद्ध होता है। इससे जीवाणु मरते नहीं हैं, लेकिन इनकी जो संज्ञा होती है वो शून्य हो जाती है। निर्मली क्या है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। ये वृक्ष से मिलने वाला फल है। इसको पानी भरने वाले बर्तन में चारों ओर रगड़ देते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। अब अगला है जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा। जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा, तो जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा मतलब सबसे पहले इसमें आता है लाल दवा द्वारा। लाल दवा को ही हम पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग हैजा को रोकने के लिए किया जाता है। अगला है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जैसे क्लोरीन गैस चूने में मिलाकर ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है और ये कीटाणुनाशक होता है। इससे जो इससे जल में मिलाने से जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा जल शुद्ध हो जाता है। अगला है आपका लाल दवा ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन आ जाता है। आयोडीन क्या है? तो ये कीटाणुनाशक होता है। ये पानी को विसंक्रमित करने के लिए बाजार में एक गोली के रूप में या फिर तरल दोनों ही रूप में आपको मिल जाता है, जिसे आपको घोलकर आधे घंटे के लिए जल में अपने डाल देना होता है और जल आपका शुद्ध हो जाता है। तूतिया, तूतिया क्या है? जब बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करना होता है तब ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। ये बहुत ही शक्तिशाली जीवाणुनाशक है। ये जीवाणुओं को मारकर नीचे बैठा देता है। जल को हम छान कर पी लेते हैं, जल हमारा शुद्ध हो जाता है। लेकिन इससे हैजा, मोतीझरा और पेचिश के जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं। ठीक, अगला है ओजोन। ओजोन, तो वायु में इस गैस को मिलाने से जल ओजोन युक्त हो जाता है। इससे सभी प्रकार के जीवाणु मर जाते हैं और ये गैस वायु के संपर्क में आने से जल शुद्ध कर देता है। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का नाम आपने कई बार सुना होगा। तो ये जल को शुद्ध करने के काम में लाया जाता है। जैसे क्या होता है, इससे क्लोरीन डालने से जल के जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक जल का स्वाद बदल जाता है। इसे बड़े-बड़े शहरों में जल साफ करने के काम में लाते हैं। अगला है रस कपूर। तो ये बहुत ही तीव्र
विसंक्रामक है। यह पारे से बनाया जाता है। इससे हैजा और डिphtheria के रोगाणु 10 से 15 मिनट में ही मर जाते हैं। कितना घातक है ये, ठीक। अगला है कार्बोलिक एसिड। ये एक रासायनिक विसंक्रमण है, संक्रामक है। हैजा हो गया, पेचिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये तमाम प्रकार के रोगों को वस्त्राद के विसंक्रमण के लिए कार्बोलिक एसिड का प्रयोग हम करते हैं। अगला है चूना। चूना से आप सभी वाकिफ हैं। तो मकानों की दीवारों में चूने की पुताई होती है। इससे सफाई और सजावट के साथ घर में जो मच्छर हो गए, झींगुर, काकरोच, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। हालाँकि अब डिस्टेम्पर वगैरह बहुत चीज़ें चल गई हैं, पहले सिर्फ़ इन्हीं से पुताई होती थी, चूने से। तो ये एक बहुत ही सस्ता और आसान विधि थी, सरल विधि थी, चूने से जो हमारे कीटाणु हैं उनको मारने की। ठीक? ये तो हमने रासायनिक विधि पर बात कर ली। अब हमें बात करना है जो यांत्रिक साधन हैं। यांत्रिक साधन में कौन-कौन से आते हैं? तो हमने 3 देखा था ना, एक देखा था भौतिक, एक देखा था रासायनिक और एक देखा था यांत्रिक। हमने भौतिक की बात कर ली, हमने रासायनिक की बात कर ली। अब हमें बात करनी है तीसरे यानी कि यांत्रिक साधन पर। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं। आप यांत्रिक साधनों का जल को छान कर साफ किया जाता है। जल को छानने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। कपड़े में छान लिया जाता है, जल को शुद्ध कर लिया जाता है। महीन वस्तुओं के द्वारा ये छान लिया जाता है। मतलब जो ज़्यादा अगर महीन कीटाणु हैं तो गिर जाते हैं, नहीं छनते हैं। तो इसीलिए हमने कुछ यंत्रों का विकास किया या हमने कुछ यंत्रों का उपयोग किया। जिसमें सबसे पहले आप बात करेंगे फ़िल्टर बैंड या फिर 4 घड़ों वाली घड़ौची विधि। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं 4 घड़े की और 4 घड़े में क्या-क्या रखा जाता है उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक? तो सबसे पहले आप एक फिगर को देखिए और फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपकी 4 घड़ौचा विधि या जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि कह सकते हैं। फ़िल्टर बैंड के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ये फ़िल्टर बैंड का ही रूपांतर है। घड़ों के द्वारा जल छानने की इस विधि का गाँव में प्रचलन है। ठीक? इस विधि में हम 4 घड़ों का एक स्टैंड होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये क्या है? ये 4 घड़ों का एक स्टैंड है। अब घड़ों को स्टैंड पर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। ऊपर के 3 घड़ों की तली में एक-एक छेद होता है, यानी कि इसमें छेद है, इसमें छेद है, इसमें है, इसमें है। चौथे वाले में रहेगा तो पानी ही सारा गिर जाएगा। जो पहला घड़ा है, हमने इसमें अशुद्ध जल यानी कि पहले घड़े को शुद्ध किए जाने वाले पानी भरना है, अशुद्ध जल भरना है। अब हम दूसरे वाले घड़े में क्या करेंगे, बालू रखेंगे। बालू हो गया और नीचे कंकड़ रख देते हैं। तीसरे घड़े के छिद्रों के वेग कम करने के लिए आप उसमें रुई या कपड़ा वगैरह डाल देते हैं। सबसे ऊपर के घड़े का पानी धीरे-धीरे छनता हुआ नीचे आता है। कपड़ा या फिर कोयला रख देते हैं तो धीरे-धीरे छनता हुआ, यानी कि जो सबसे पहला था उसमें जिन पानी को हमें शुद्ध करना था, हमने उसको रखा। अब दूसरा वाला जो घड़ा था उसके नीचे, तो उसमें हमने उसकी तली में बालू रखा जिससे पानी का वेग थोड़ा कम हो, और तीसरे वाले में हमने कोयला रख दिया ताकि उसका वेग और कम हो जाए, अशुद्धियाँ और छन जाएँ। मतलब जो सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ थी इसमें थी, फिर उससे कम दूसरे वाले घड़े में आईं, उससे कम तीसरे वाले घड़े में आईं और शुद्ध पानी हमें कहाँ प्राप्त हुआ? चौथे वाले घड़े में। तो इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, पहले घड़े में, दूसरे घड़े में, तीसरे घड़े में क्या होता है या शुद्ध जल आपको कौन से घड़े में प्राप्त होता है। ठीक? तो ये आप चारों घड़ों का ध्यान रखिएगा। हो सके तो इस तरह से क्रम में लिख भी लीजिएगा कि पहले पे गंदा पानी, दूसरे पे बालू, तीसरे पे हमने रखा कोयला और चौथे में हमें प्राप्त हुआ शुद्ध जल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि इसे आप ध्यान रखिएगा।
अगली जो विधि है वो है आपका वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर तो ये भी आपका जल शुद्ध करने वाला एक यंत्र होता है। आजकल बड़े-बड़े शहरों में पानी को पीने का पानी शुद्ध करने के लिए घरों में वाटर फिल्टर का उपयोग किया जा रहा है और इसमें पॉस्योर, चैम्बरलेन फिल्टर, बर्कफील्ड फिल्टर ये प्रमुख होते हैं। ये फिल्टर बजाज, अंजलि, क्रॉम्पटन, बलसारा ये कंपनियां बनाती हैं। ये क्ले यानी कि जो मिट्टी है, उनसे बनाए जाते हैं। इसमें नीचे की ओर एक नल लगा होता है, अंदर की ओर एक दूसरा बर्तन लटका रहता है और उस बर्तन की तली में यानी कि जो क्ले है, मिट्टी का बना एक सिलेंडर होता है, ठीक? और उसका पतला भाग दूसरे बर्तन की ओर होता है, जिससे ये सिलेंडर से होते हुए शुद्ध जल जाता है और उसी बर्तन में गिरता है, आपको शुद्ध पानी प्राप्त होता है, ठीक? तो ये होता है वाटर फिल्टर। वैसे आपसे अभी तक जो पूछा गया है, वही 4 घड़ों की घड़ौचा विधि पूछी गई है। अब अगला हम बात कर लेते हैं एक्वागार्डन। एक्वागार्ड एक्वागार्डन नहीं, एक्वागार्ड। तो आजकल जो उच्च वर्गीय परिवार हो गए हैं, परिवारों का स्तर भी उच्च हो गया है, तो उनमें ये अधिक प्रचलन हो गया है। इनका जो निर्माण है यूरेकेवा फोर्क नामक कंपनी ने किया था और ये पानी व भोजन बनाने में प्रयोग लाने वाली शुद्ध करने वाला यंत्र है। अब इस यंत्र में एक ओर पाइप में कोयले के कण भरे होते हैं तो दूसरी तरफ फिल्टर रॉड लगा होता है जो कि पर्सिलेन की होती है, लगाई जाती है और ये बिजली से चलता है। किससे चलता है? ये आपका बिजली से चलता है। 1 ही मिनट में ये पानी को शुद्ध कर देता है और इस यंत्र में अल्ट्रावायलेट किरणों का भी प्रबंध किया गया है जो कि जो रोग के जीवाणु होते हैं उनको नष्ट किया जा सके। अब इस यंत्र का कनेक्शन पानी की टंकी में किया जाता है, जिसकी साफ-सफाई समय-समय से होती रहती है। हर 6 महीने पर यंत्र के कोयले को, कण को, उसके फ़िल्टर रॉड को हमें बदलना चाहिए। इससे जल का शुद्ध और स्वादिष्ट जल मिलता है, मतलब कि जल में अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। नहीं तो क्या होता है कि चीज़ें खराब होती जाती हैं, हम उसे उपयोग करते रहते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं होती, इसीलिए हमें समय-समय पर इसको बदलना भी आवश्यक होता है, ठीक? तो ये हमने देखा कि जल को शुद्ध करने की विधियाँ कौन-कौन सी हैं। अभी आपके इस जल के टॉपिक में 4-6 पॉइंट और बच रहे हैं, जैसे हमें जल की कठोरता पढ़ना है, जल की कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन-कौन सी जल की कठोरताएँ हैं, मृदु जल क्या है, शुद्ध जल क्या है, मृदु जल और कठोर जल में अंतर क्या है, शुद्ध जल में अंतर क्या है, ये तमाम चीज़ें अभी हमारी बच रही हैं, तो आज की क्लास में पूरी नहीं हो पाएँगी। इसकी अभी एक क्लास हम कल भी देखेंगे। अब एक ही दिन में बहुत ज़्यादा क्लास ले लेंगे, बहुत लंबी क्लास ले लेंगे तो फिर से वापस से प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी क्लास बंद करनी पड़ सकती है। तो ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। बाकी जो भी आपके पॉइंट बच रहे हैं, कल हम उसे कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल आपका जल का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा आपका नहीं बचेगा, प्राथमिक चिकित्सक के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में थोड़ी बात करेंगे, संवातन बच रहा है हमारा, कूड़ा-करकट बच रहा है, बस यही 2, 4, 6 पॉइंट बच रहे हैं, अगले हफ्ते तक बिल्कुल ये समाप्त हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चन भी बनाते चल रही हूँ, जैसे आपको आज जो पढ़ाई हूँ इसका क्वेश्चन भी तैयार करती चल रही हूँ, तो जिससे हमें प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीज़न करिए, आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है, तो आप लोग डेफ़िनेटली स्टेट निकाल लेंगे। अगर मेहनत करेंगे, रिवीज़न करेंगे, तो आराम से चीज़ों को कर सकते हैं और मैंने बार-बार आपको कहा है, बुक पढ़ना कंपल्सरी है, ठीक? आपके पास अगर जो भी बुक, पाँचों ब्रांच की एक-एक बुक ले लीजिए, ठीक?
तो आपके पास अगर एक दिन कोई कह रहा था कि हमारे पास सीडी की नहीं है, भाई सीडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बुक ले लीजिए। मेरे पास 2-2 बुक हैं तब भी चीज़ें सब एक दोनों बुक में नहीं मिल पाती हैं। तो आप तो एक भी बुक नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, बुकें होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बुक, दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके पास होना कंपल्सरी है, ठीक? तो बस आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पोषक तत्वों में कौन कार्बनिक है और कौन अकार्बनिक है, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।